नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हम बिहारी का है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और यहाँ गंगा किनारे गंगा घाट पर हम बिहारी आपके सामने इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि अब से आज जो अब रात 8 बजे हम दिखाएंगे ना अंजना, वो खास बातचीत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, तो उसका कुछ अंश हमने यहाँ भी उनके साथ फिल्माया है। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा ना कि जब स्कूल से उन्होंने शुरुआत की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पटना में जन्मे और पटना में ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत, मतलब यहीं से छात्र राजनीति में उन्होंने शुरुआत की। क्योंकि सब लोग हिमाचल से वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं ना, लेकिन यहीं जन्मे यहीं पढ़े। एक्सेंट में भी बात नहीं आती है शायद बहुत ज्यादा, इसीलिए लोग उतना ज्यादा नहीं वो कनेक्ट देख पाते। लेकिन यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, कॉलेज, छात्र राजनीति सब कुछ किया है। तो आज हम लोग उनके साथ सबसे पहले उनके स्कूल गए, अपने बचपन की बातें। और अच्छे स्टूडेंट थे, नाम वाम उनका पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, बोर्ड वो जो लिस्ट होता है वो सोचिए, मतलब 1940 में बना था स्कूल, तो उस समय से अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स वैसे रहे जो स्ट्रांग रहे एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में, उनका नाम रहता है उस बोर्ड में। तो नाम था उनका और क्या क्या बताया है उन्होंने, हम दिखाते हैं उसका कुछ अंश। और इस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पटना के मौजूद हैं हम। काफी प्रतिष्ठित स्कूल, यहाँ का बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, लेकिन जो नाम जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति नड्डा जी यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच? हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ, इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। पॉलिटिक्स में आए कैसे? जब आप छोटे थे, कहाँ से पॉलिटिक्स में? स्कूल पहुंचने के बाद लगता है कि उन दिनों कभी भी दिमाग में रहा होगा कि एक दिन नहीं, मैं एक पढ़ाई में मेरी रुचि थी और खेल में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं विशेष करके इस तरीके से कोई राजनीति के बारे में कोई विचार नहीं रखता था। लेकिन यहाँ 72-73 के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, और उस अपहीवल में क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, उसका जो एपिक सेंटर था वो यूनिवर्सिटी थी, और मुझे यूनिवर्सिटी में ही रहने का मौका मिला। तो बहुत से हमारे साथियों से जब मुलाकात होती थी तो ध्यान में आया कि राजनीतिक चेतना यहाँ बहुत प्रबल है, और वही राजनीतिक चेतना मुझे भी मैं भी उसमें आ गया। और 74 में मुझे याद है, मैं 10th का स्टूडेंट था, जैसा मैंने मैट्रिकुलेशन की, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला, और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मुझे याद है 18 मार्च 1974 मैं भी उसमें शामिल हो गया, और वो एजिटेशन बहुत आगे चल करके एक विराट रूप उसने लिया सारे देश में, आंदोलन देश में। और मुझे याद है कि एक मार्च हुई थी, शायद 5 जून का दिन था। 5 लाख सिग्नेचर्स के साथ गवर्नर आर.डी. भंडारे को देने के लिए, गफूर सरकार के बर्खास्तगी के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चला था। तो मैं उस समय 10th का विद्यार्थी था, मैं उसमें शामिल हो गया। आपका प्रीफेक्ट में नाम भी देख रहे हैं 74 में। जी, मैं यहाँ का हाउस कैप्टन था पैंथर्स का, और मेरा भाई टाइगर्स का हाउस कैप्टन था। मुझे खेल में बहुत रुचि थी। मैं माइल रेस चैंपियन भी था। स्कूल में रहते हुए भी आप ये सब कर रहे थे? मैं माइल रेस चैंपियन भी था, और मैं स्प्रिंट चैंपियन भी था, यानी 100 मीटर्स रेस का भी चैंपियन था। बहुत रेयर होता है कि लॉन्ग रेस वाले स्प्रिंट में आते हैं, लेकिन मैं था। और ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, मैं बिहार नंबर 4 रहा स्विमिंग में, और जूनियर्स में मैं बिहार नंबर 4 रहा। तो मुझे यहाँ सब लोग कहते थे कि नड्डा या तो क्लासरूम में मिलेगा या स्विमिंग पूल में मिलेगा। और बताइए, ये स्विमिंग में चैंपियन, मुझे प्रीफेक्ट आप। यहाँ मुझे प्रिंसिपल की तरफ से इजाज़त थी कि whenever I want I can use the swimming pool। इतनी कम उम्र से, और उनका ये बताना कि उनका घर बिल्कुल गांधी मैदान के सामने से था, माँ हाथ पकड़कर ले जाती थी, और हर किसी का भाषण सुनना। सही बात है, क्योंकि गांधी मैदान तो केंद्र है और बड़े बड़े लोग आते थे भाषण देने के लिए। मुझे थोड़ी देर के लिए तो रश्क हो रहा था कि मतलब वो चीजें उन लोगों को सुने होते। लेकिन यहाँ पर उसके बाद निकाल कर लाए, और पटना कॉलेज, जो कि ये वाला हिस्सा इसका जुड़ जाता है,
पटना कॉलेज में भी वो पढ़े हैं। हालांकि राजनीति के बारे में तो उन्होंने कहा कि स्कूल में ही सोच लिया था, जब स्कूल में पढ़ रहा था मैं। लेकिन पटना कॉलेज तो हब रहा है, जितने बड़े नाम आप ले लीजिए उनका कनेक्शन आपको इस पटना कॉलेज से मिल जाएगा। और इसीलिए एक जो यहाँ के सभी छात्रों के मन में भी बात उठती होगी कि उस समय का पटना कॉलेज और आज का पटना कॉलेज कुछ फर्क है। शिक्षा के लिए आज क्यों जाते हैं लोग बाहर? उस समय तो सब यहीं पढ़ा करते थे, बड़े बड़े नाम यहाँ से क्या निकले। कहा उन्होंने? जो कहा है वो सुन लेते हैं। किस सब्जेक्ट में ऑनर्स था आपका यहाँ से? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। अच्छा। वैसे मेरा इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स का, सोशल साइंसेज का बेस था। जी। आई हैड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये ऊपर है, अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इसके उस तरफ बीच में ये लाइब्रेरी है, ये ऊपर वाली लाइब्रेरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पीछे है इसके, ये बीच में। तो मैं यहाँ हिस्ट्री की क्लासेस लेने अटेंड करने आता था और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करने आता था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मैं उधर जाया करता था, वो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का था, और इंग्लिश कंपलसरी था तो इंग्लिश पढ़ने आता था। मुझे याद है कि मैं जब ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो हिस्ट्री मेरा पास कोर्स था, तो पास कोर्स के भी क्लासेस लेने के लिए मैं यहीं आया करता था। उस समय का पटना कॉलेज और आज का पटना कॉलेज, उस समय की शिक्षा, आज की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर फर्क पाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे 15 बैचमेट्स IAS निकले, 15 IPS निकले, और उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी टॉप पर था, चरम शिखर पर था, पूरे ताकत के साथ आंदोलन था। यानी जब पॉलिटिकल अपहीवल भी था तब भी यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए जोर कितना था इसका आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लालू जी के आने के बाद शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आई और सिस्टम्स टूट गए, व्यवस्थाएं टूट गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां बंद हो गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भाई भतीजेवाद को लेकर के एडहॉक रखना शुरू कर दिया। तो अब एक समय अगर आप उठाएं WHO इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप का, उसमें हु इज़ हु एक पुस्तक है, उसमें 20 से 25 बायोडाटा आपको पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मिलेंगे, द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैड। तो ये क्या हुआ, कहाँ हुआ? क्योंकि आज पॉलिटिकल लेवल पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद जब लालू जी का राज आया तो शब्द अच्छा नहीं है लेकिन चरवाहा विश्वविद्यालय यानी सारा बिहार चरागाह बन गया, और चरागाह बनते बनते चारा घोटाला तक पहुंच गया। अच्छा, लोग कहेंगे कि उस वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने बनाया। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो एस्टैब्लिश चीजें थी उनको आपने कोलैप्स करा दिया। अगर आप 80s तक की बात करेंगे तो दिल्ली जाना कम था। दिल्ली जाते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दिल्ली जाते थे UPSC की तैयारी के लिए। अब +2 से कोशिश होती है। हाँ, +2 से सीधे। पर आप लोग कुछ कर पाए उस पर अपने सालों में? हाँ बिल्कुल। जो एजुकेशन में 1000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट इन लास्ट 3 इयर्स रीएस्टैब्लिशिंग सिस्टम को फिर से वापस लाने के लिए। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, बनने में 10 साल लगते हैं और बिगड़ने में 5-7 साल लगते हैं। जिस दिन यहाँ पर आप चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के बच्चे यहीं पर रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। कोई मेस का भोजन करना किसी को भी पसंद नहीं, सब चाहते हैं घर में रहना चाहते हैं। हम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। और मुझे श्वेता जी यही रहने का मौका मिला। जी, तो JP नड्डा हर जगह पे जाके अपनी सारी बातें हमसे उन्होंने शेयर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो वादे कर रही है, और खासकर उससे भी बड़ी चीज हो जाती है ना कि नीतीश कुमार को उनका कंधा है या नीतीश कुमार उनका कंधा है, क्योंकि पिछले चुनावों का नतीजा भी बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, लेकिन पटना कॉलेज में ये सब बातें होते होते हमने सोचा कि राजनीति पर बात करें, पर जरा सा ये वाला हिस्सा दिखाते हैं। देखिए, ये पटना कॉलेज का ही हिस्सा है इस तरफ, और नीचे ये सीधा फिर यहाँ से सीढ़ियों के जरिए घाट पे उतर जाता है। इतना खूबसूरत नज़ारा, तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते थे। इधर की सीढ़ियों से ये वाला हिस्सा मोहसिन दिखाइए, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए लोग जो कॉलेज वगैरह भी आते हैं वो सभी यहीं से अपना आकर शाम में यहाँ पर बैठते थे। तो उन्होंने उन तमाम दिनों को शेयर किया, बताया शाम में यहाँ पर बैठते थे और पॉलिटिक्स पर उनसे खूब बात हुई, लेकिन ये बताया कि इस गंगा को वो क्रॉस कर चुके हैं कई बार। हाँ, तो यहाँ पे ना वो जहाज चलता था, पानी का जहाज, बच्चा बाबू के जहाज, बहुत स्विमिंग, वो स्विमिंग करके करते थे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने स्विमिंग की बात की थी ना स्कूल में, तो वो स्विमर थे। तो उन्होंने फिर बताया कि कैसे वो शुरू में जब गए तो लहरें इतनी तेज थी, उधर चले जाते थे, लेकिन फिर उन लोगों को समझ में आया कि आपको डायगनली नहीं जाना है, स्ट्रेट
आपको तिरछा जाना है, वापस की तरफ जो उधर जाएंगे तब आप वहां पहुंचेंगे आमने क्योंकि सामने। अंजना उस टाइम का सोचो तो देखो ना, लहर तो हमेशा गंगा जी का बहुत तेज रहता है और यहाँ पर गहराई बहुत ज्यादा है, गहराई चौड़ाई। अब तो धारा कम हो गई है, लेकिन अगर मैं अपने समय से भी जोड़ लूं उसको बचपन से, तो बहुत चौड़ी। और उस एरिया में अगर वैसे आप कहें तो फिर हाजीपुर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। लेकिन राजनीति की जो गहराई उन्हें पार पाना है इस बार बिहार में वो शायद सबसे बड़ा लाभ उनका होगा, और इसीलिए हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बात की है। लेकिन तेजस्वी पर जमकर बरसे, चिराग पासवान पर बचते रहे, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा वो तो कहते हैं हनुमान जी हैं, वो वोट कटवा मोदी जी कहा के। कि नहीं? तो नहीं, वोट कटवा कहने को वो तैयार नहीं थे। उन्होंने बार बार बस यही बात कही कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम उन पे कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम नीतीश बाबू के साथ हैं और जो नीतीश के खिलाफ बोलेगा उसके साथ हम नहीं हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया। फिर बार बार जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सबका नाम लेते रहे और उन्होंने फिर अंत में चलते चलते 150 से 155 सीटों का वादा किया है। अच्छा। दावा, और वो दावा हमने कहा है कि रिकॉर्ड करके ले रहे हैं हम। 10 नवंबर को आपको सुनाएंगे। तो आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा यहाँ पर। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और उतनी जनता उनको सुनने के लिए आ भी रही है तेजस्वी को। वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बहुत, आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। पर तेजस्वी ने वो तस्वीरें हटा ली हैं। वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि लोग लालू जी के द्वारा जो काम हुए हैं और उसी का रेप्लिका होंगे ये। इसमें आप कोई दो राय नहीं मत रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वो विपक्ष के नेता रहे, 2019 में उनकी हाजिरी देख लीजिए विधानसभा में, बजट के सेशन में देख लीजिए, बाढ़ के समय में देख लीजिए, कोरोना के समय में देख लीजिए, कहाँ मिले वो, किसको मिले? अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं निकले हैं। वॉज ऑलवेज हियर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई, कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती सीटें हैं। ज्यादा मांग रहे थे। निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज़्यादा थी और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गंगा की लहरों के किनारे और जो हवाओं के हिचकोले हैं उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों का एक गुप्त समझौता हो गया है, आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पॉलिटिक्स में हम उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। वो है तेजस्वी के साथ, वो है आरजेडी के साथ, वो है माले के साथ, वो है कांग्रेस के साथ। और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली भी दोनों लड़ाइयाँ हमारी आरजेडी के साथ है, इसलिए वो विषय सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौता ईमानदारी से करती है और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ समझौता भी करती है और वोट को ट्रांसफ़र करने की लेटर ऑफ स्पिरिट में कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है और कोई भी हमारा कार्यकर्ता का संबंध एलजेपी से नहीं वो है। तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत प्यारे हैं, मैं मोदी जी का ठीक है हनुमान ना, हूँ। वो कहना चाहें कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए चिराग के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश पर इस तरह से धावा बोल दिया है। वो उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अलायंस में चुनाव लड़ रही है और हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ और हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी और शिद्दत के साथ अलायंस के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव पर जरा सा हम आते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो आपका चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक? आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, बिहार की जनता नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है और स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास चाहती है और ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरफ से बिहार को सपोर्ट मिले, इसकी इच्छा है और नीतीश कुमार जी यहाँ पर उस डिलीवरी को अच्छे तरीके से करने में सक्षम है। आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है? देखिए, क्या होता है, जब जो भी कोई आदमी व्यक्ति रूलिंग में होता है तो लोग कुछ न कुछ विषय तो निकालते हैं जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं।
लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मुझे ये ज़रूर दिखता है कि आशाएं हैं वह भी नीतीश कुमार से ही हैं, और आशाओं के अनुरूप उतरने में कुछ उनको कमी दिखती होगी तो वो भी नीतीश कुमार से ही है, किसी और से नहीं। पर एक ओपिनियन पोल जो हमने CSDS का दिखाया, उसमें दिखाया गया कि कैसे पहले जो 80% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट थी, आज 52% पर रह गई है। होता है ये, मैं आपके सर्वे को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं या बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में और देश में विश्वसनीयता उनकी कायम है और लोग उनको विश्वसनीय नेता के रूप में देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी भी बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो विश्वसनीयता की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से, उनका इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया है। तो दोनों ही पूरक हैं, यानी NDA में भारतीय जनता पार्टी भी पूरक है और उसी तरीके से नेतृत्व के मामले में बिहार की धरती पर नीतीश कुमार भी पूरक है। तो JP नड्डा की बात तो सुना रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में बाकी जगह नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव भी सामने आए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रहार किया है, खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार जो कि सबके निशाने पर रहते हैं, चाहे चिराग हो। तो बहुत कुछ हुआ है, कई रैलियां हुई हैं, क्या क्या हुआ है बिहार में वो सब भी अंजना देख लेते हैं। बिल्कुल। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। तेजस्वी जी जो भी बोलते हैं वह उनका झूठा वादा होता है। पहले भी उनकी सरकार रही है 15 वर्षों तक। 15 वर्षों उन्होंने क्या किया? और जहां तक किसानों की बात, रोजगार की बात, नौजवानों की बात, सबकी बात, मजदूरों की बात, सबके हित में NDA और भारतीय जनता पार्टी की है, करती आई है, आगे भी करेगी। लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है, और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीजों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा। बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है। 19 लाख हमारा जो नया मैनिफेस्टो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 19 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है, रोजगार देने जा रही है। अब तेजस्वी बाबू, ये उनका कहना एक हवा की बुलबुला की तरह है। आपको याद है जब इनके शासन होते थे, इनके पिताजी के शासन थे लालू जी के, तो हमने एक गाना गाया था कि 80 से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता। वो बेरोजगारी का दंश हम लोगों ने झेला था, वो यहाँ से माइग्रेशन का दंश हम लोगों ने झेला था। तो इनका जब शासन आता है तो माइग्रेशन ही होता है, नौकरी का कहीं कुछ अता पता नहीं रहता। रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है। जब भाजपा ने NDA की सरकार आई तो क्यों वर्षों तक कांग्रेस के गठबंधन ने बिहार के विकास को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। तो JP नड्डा की बातों का कुछ हिस्सा आपने इस हम बिहारी शो में देखा है। हाँ। मतलब वो भी हम बिहारी ही है। हम सब बिहारी हो गया आज। लेकिन ठीक रात 8 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे, जिसमें कई राजनीति से जुड़ी बातें होंगी,
पटना का विकास, पटना में क्या सोच है, किस तरह की यहाँ शाम होती है, किस तरह से यहाँ पर राजनीति और राजनीतिक चेतना जिसका जिक्र बार बार होता है बिहार का, उन सब पर चर्चा होगी। रात 8 बजे जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।